हैं कि दुनिया में खून ही के रिश्ते सच्चे रिश्ते होते हैं और इन रिश्तों में कभी दरार पड़ जाए तो घर के बड़े इन रिश्तों को जोड़ लेते हैं। लेकिन शब्बीर ने जिन टूटते रिश्तों को मुजफ्फरगढ़ में देखा है उनका खून तो सफेद हो चुका था। आप भी देखिए। शब्बीर ने देखा कि 50 साला शरीफा आंगन में झाड़ू लगाते लगाते अचानक रुक गई और कमर पकड़कर खड़ी हो गई। अब इस उम्र में काम नहीं होता। क्या हुआ अम्मा, चोट लग गई क्या? अरे नहीं बेटा, मैं बड़ी थक जाती हूँ। बहू आ जाएगी ना तो जरा आराम आ जाएगा। मगर अम्मा मुझे मामू के इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे। मेरी बहन तो ले ली, जब अपनी बेटी देने की बारी आ रही तो उसकी जान निकल रही है। अरे कमबख्त, तू कब से औरतों की तरह सोचने लग गया? वैसे बात तो तू सही कह रहा है, मुझे भी ना आजकल भाई उखड़े उखड़े से लग रहे। अम्मा मेरी बात लिख के रख ले, मामू अफजल अपनी बेटी की शादी अपने चाचा के बेटे से ही कराएंगे। अरे ऐसे कैसे कर देगा? वट्टे सट्टे का रिश्ता तय हुआ है। देखती हूँ आसिया की शादी कहीं और कैसे करवाएगा। अम्मा तू जान, तेरा काम जाने। मुझे वैसे भी आसिया में कोई दिलचस्पी है नहीं। अरे पागल हो गया है क्या? देख मैं आज ही जाऊंगी भाई के घर तारीख लेने, ना लेकर आई तो तू मेरा नाम बदल देना। मिल गई तुझे तारीफ। अच्छा अम्मा मैं काम पे जा रहा हूँ, सब्जी लेता आऊंगा। चल बेटा, निगहबान अल्लाह। अल्लाह हाफिज। देख मैं भी जल्दी जल्दी काम खत्म कर रही हूँ और मैं भी भाई के घर जाती हूँ। यह किस्सा है मुजफ्फरगढ़ के एक ऐसे घराने का जहां भाई बहन ने वट्टे सट्टे पर अपने बच्चों की शादी तय कर दी थी। बहन शरीफा ने तो अपने भाई अफजल के बेटे को अपनी बेटी दे दी, लेकिन शरीफा का भाई अपनी बेटी देने में हिचकिचा रहा था। शब्बीर ने देखा कि शरीफा अपने भाई के घर में अपनी होने वाली बहू आसिया के पास बैठी हुई थी। आसिया अपनी सास, जो रिश्ते में उसकी फूफी भी थी, उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी कि अचानक शरीफा का भाई आ गया। शरीफा, मैंने तुझे मना किया था ना, क्यों आई है तू यहाँ? अरे भाई, ये आप क्या कह रहे हो? मैंने ऐसे क्या कह दिया जो आप मेरे साथ गैरों जैसा सलूक कर रहे हो? देखो शरीफा, तुझे तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए कि मैंने तेरी काली कलोटी बेटी को अपनी बहू बना लिया। और तू क्या समझती है कि मैं अपनी चांद जैसी बेटी तेरे निखट्टू और नाए लड़के के हवाले करूंगा? कभी नहीं, हरगिज नहीं। और आसिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो अंदर, अंदर जाओ। बाप की डांट डपट सुनकर आसिया कमरे में चली गई। शरीफा का भाई उसको कहर आलूद निगाहों से घूरता हुआ अपने कमरे में चला गया और शरीफा अपने भाई का मुंह देखती रह गई। फिर वो उठी, उसने अपनी चादर संभाली और एक बंद दरवाजे के पीछे खड़े होकर अपने भाई को खरी खरी सुनाने लगी। भाई तुम्हारा तो खून सफेद हो गया। तुमने तो मुझे भी हकीर समझ लिया और मेरी औलाद को भी। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, अगर आसिया की शादी कहीं और की ना तो फिर मैं भी अपनी बेटी यहाँ से ले जाऊंगी। चल शरीफा, अब मैं यहाँ कभी थूकूंगी भी नहीं और नाक रगड़ोगे। शरीफा भाई की वादा खिलाफी और नफरत अंगेज रवैये की वजह से सख्त परेशान थी। रात का वक्त था। शरीफा सर पर पट्टी बांधे करवटें बदल रही थी। रह रहकर उसे अपने भाई के नफरत आमेज जुमले याद आ रहे थे। तुझे तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए कि मैंने तेरी काली कलोटी बेटी को अपनी बहू बना लिया। तू क्या समझती है कि मैं अपनी चांद जैसी बेटी तेरे निखट्टू और नाए लड़के के हवाले करूंगा? कभी नहीं, हरगिज नहीं। फिर शरीफा चारपाई से उतर आई। उसने घड़ी पर नजर डाली तो काफी रात हो चुकी थी। शरीफा ने फोन उठाया और अपने भाई की बेटी आसिया को कॉल मिला दी। कुछ देर तक घंटी बजती रही, लेकिन उधर से किसी ने फोन नहीं उठाया। शरीफा ने फोन एक तरफ रखा और फिर पानी पीकर दोबारा चारपाई पर लेटकर करवटें बदलने लगी। उधर सुबह को शरीफा के भाई की नजर अचानक बेटी के फोन पर पड़ी तो वो फोन उठाकर चेक करने लगा और जब उसने अपनी बहन की मिस कॉल देखी तो गुस्से से लाल पीला हो गया। आसिया, ओ आसिया, मैंने तुझे मना किया था ना कि अपनी फूफी से बात नहीं करना। हाँ, मैंने उनसे बात नहीं की। तो ये क्या है? उसका फोन आया था तेरे पास? हाँ, वो मैं उनको तो मना नहीं कर सकती। देख, मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। अब अगर तूने अपने फूफो से बात की ना तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। ऐसा करता हूँ कि ये खून ही मैं अपने पास रख लेता हूँ। ना होगा खून और ना तेरी अपनी फूफो से बात होगी। अफजल ने गुस्से में बेटी का फोन तोड़ दिया, खुद घर से बाहर निकल गया और बेटी बैठकर आंसू बहाने लगी।
चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी। देख लेना, जब अपनी मर्जी से शादी करूंगी ना, तब इन लोगों को पता चलेगा। इस वाकये के कुछ ही दिनों के बाद अफजल ने अपनी बेटी आसिया की शादी अपने भाई के बेटे से कर दी। अफजल की बहन शरीफा पर यह खबर बिजली बनकर गिरी। उसके पास भाई से इंतकाम लेने का एक ही रास्ता था, और वो ये कि वो अपनी बेटी को तलाक दिलवाकर घर बुला लेती, मगर वाकयात किसी और ही समझा रहे थे। एक दिन अफजल घर से निकलने की तैयारी कर रहा था कि इस दौरान उसका भाई घर में आ गया। मेरे छोटे तू खैरियत तो है ना? भाई आसिया रात से घर पर नहीं है। आसिया रात से घर पर नहीं है? तू क्या कह रहे है? कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? भाई मैं ठीक कह रहा हूँ, आसिया वाकई रात से घर पर नहीं है। मुझे तो लगता है कि शरीफा ने उसको पट्टी पढ़ाई होगी और उसी ने उसको गायब किया। तू ठीक कह रहे है तो वो हमारी बहन, और हम सब जानते हैं कि वो कैसी है। वो तो कुछ भी कर सकती है। अच्छा भाई ये तो बता कि आसिया की तेरे बेटे से लड़ाई तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं भाई, वो तो अच्छी भली जिंदगी गुजार रहे थे। अच्छा, तूने अजीज रिश्तेदारों में पूछ लिया? हाँ भाई, सब जगह देख लिया है। आसिया का फोन भी बन जा रहा है। और मुझे क्या पता था कि मेरी बहन ही मेरी बेटी की दुश्मन बन जाएगी। तू ऐसा कर कि फोन कर, शरीफा को फोन कर। हाँ मैं करता हूँ। अफजल के छोटे भाई ने अपनी बहन को फोन मिलाया, लेकिन नंबर बंद था। क्या हुआ? नंबर बन जा रहा है भाई। नंबर बन जा रहे? ऐसा करते हैं कि फिर थाने चलते हैं। नहीं नहीं भाई, थाने जाने से तो बदनामी होगी, कुछ और करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है तू यहाँ रुक, मैं शरीफा के यहाँ होकर आता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आसिया उसी के पास होगी। ठीक है, फिर तू जा। हाँ, तू रुक। फिर शब्बीर ने देखा कि शरीफा का छोटा भाई इंतहाई गुस्से के आलम में शरीफा के घर में दाखिल हुआ। शरीफा ने अपने छोटे भाई को देखकर मुंह फेर लिया। अब क्या कहने आए हो यहाँ? वट्टे सट्टे का तो तुमने रिश्ता तोड़वा दिया और आसिया का रिश्ता अपने बेटे से कर दिया। देख शरीफा, ज्यादा चालाक ना बन, सीधी तरह बता आसिया को कहाँ रखा है। दिमाग खराब हो रहा है क्या तुम्हारा? मुझे क्या मालूम वो कहाँ चली गई? मैं तुझे एक दिन का टाइम दे रहा हूँ, सीधी तरह से आसिया को मेरे हवाले कर दे, वरना कोर्ट में कैसे दूंगा मैं तुझे। अरे जा जा कोर्ट जा। हाँ हाँ जा रहा हूँ मैं, देख लूंगा तुझे। देख ली तेरी कोर्ट। शरीफा का भाई बहन को धमकियां देता हुआ वहां से चला गया। देख लूंगा मैं तुझे। आसिया की अचानक गुमशुदगी एक मुअम्मा बन गई थी। आसिया के बाप ने शरीफा पर अपनी बेटी के अगवा का इल्जाम लगाकर उसे अदालत में खींच लिया। एक दिन शब्बीर ने देखा कि शरीफा कचहरी से निकलकर किसी रिश्तेदार के साथ मोटरसाइकिल पर अपने गांव वापस जा रही थी। जब मोटरसाइकिल निस्बतन एक सुनसान जगह पर पहुंची तो अचानक 8-9 अफराद सामने आ गए और मोटरसाइकिल को रोक लिया। इन अफराद में मुबैना तौर पर अफजल, उसका बेटा और दीगर रिश्तेदार भी शामिल थे। अफजल ने मोटरसाइकिल चलाने वाले लड़के को थप्पड़ मारकर भगा दिया और अपनी बहन शरीफा को जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपने घर ले आया। अफजल के दीगर साथी भी उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंच गए। इस वाक़े के बाद शब्बीर को मीडिया के जरिए पता चला कि मुजफ्फरगढ़ में एक औरत के भाइयों ने मिलकर उसकी आंखें निकाल ली थी और उसकी टांगे तोड़कर फरार हो गए थे। ये शरीफा थी जिस पर बेटी के अगवा का इल्जाम लगाकर भाइयों ने उसे शदीद जख्मी कर दिया था। मीडिया पर शरीफा की खबर नशर हो चुकी थी। शरीफा के शौहर को खेतों में काम के दौरान वाक़े का इल्म हुआ तो उसने तेजी से अपने घर का रुख किया। रास्ते में कुछ पुलिस एहलकार उसे मिल गए जिन्होंने वाक़े की तस्दीक कर दी। शरीफा को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया था। ये है वो मनाजिर। पुलिस ने इस लर्ज़ाखेज वाक़े के बाद मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी थी और एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि शरीफा अभी तक मौत और जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला है। ये नहीं मालूम हो सका कि पुलिस ने आसिया को बरामद कर लिया है या नहीं। ये बात भी अभी तक सामने नहीं आई कि क्या शरीफा ने ही आसिया को गायब करवाया था या आसिया रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर खुद कहीं चली गई थी। शब्बीर को यह भी मालूम हुआ है कि मुल्जिमान ने शरीफा पर वहशियाना तशद्दुद को गैरत से मुंसलिक करने की कोशिश की थी, जिसमें शब्बीर को कोई सदाकत नजर नहीं आती। शब्बीर ने दरिंदा सिफत भाइयों और उसके रिश्तेदारों को कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।
अक्सर देखने में आया है कि वालिदैन बेटी का रिश्ता तय करते वक्त बेटी की राय लेने को अपनी शान के खिलाफ तस्वुर करते हैं। माँ बाप की इज्जत की खातिर बेटियां सर झुकाकर वालिदैन का फैसला कबूल कर लेती हैं। खुशकिस्मती से शौहर अच्छा मिल गया तो जिंदगी संवर गई, और अगर तवक्कुआत पर पूरा ना उतर सका तो जिंदगी अजाब और फिर मुरव्वत, मसलहत और मजबूरी की मारी ये लड़कियां शौहर के घर से मरकर ही निकलती हैं। मगर जबरी फैसलों को निभाने वाली लड़कियां कभी कभी मजबूरी के सारे बंधन तोड़ देती हैं। ऐसे ही एक वाकया शब्बीर ने गुज़िश्ता दिनों देखा। वाकये का ताल्लुक कोहाट से है, लेकिन इस कहानी का आखिरी मंजर कराची में देखा गया। हाईवे पर ट्रैफिक तेजी से गुजर रहा था। इसी ट्रैफिक में एक बस ऐसी भी थी जो कोहाट से कराची आ रही थी। बस अड्डे पर रुकी तो मुसाफिर उतरते दिखाई दिए। इन्हीं मुसाफिरों में एक औरत भी शामिल थी जो सर से पैर तक बुर्के में थी और उसके हाथ में कपड़ों की एक छोटी सी पोटली भी थी। औरत के पीछे पीछे एक नौजवान भी बस से उतरा। अब नौजवान आगे आगे था और औरत उसके पीछे पीछे। बस अड्डे पर अंदरूने शहर जाने के लिए रक्षा ड्राइवर मुसाफिरों को अपनी तरफ बुला रहे थे। बुर्का पोश खातून के साथ मर्द ने एक रक्षे वाले से बात की। मामला तय पा गया और फिर वो दोनों रक्षे में सवार हो गए। रक्षे में बैठकर औरत ने चेहरे से नकाब सरकाई और रक्षे से झांक झांक कर शहर को हैरानी से देखने लगी। रक्षा मुख्तलिफ शाहराहों और सड़कों से गुजरता हुआ बनारस कॉलोनी के इलाके में दाखिल हो गया। ये एक गुंजान इलाका था। थोड़ी देर में रक्षा एक तंग गली के मोड़ पर रुक गया। मर्द ने रक्षे वाले को पैसे दिए, फिर वो दोनों पैदल चलते हुए गली में एक पुराने से घर के बाहर आकर रुक गए। मर्द ने इशारे से औरत को कुंडी खटखटाने के लिए कहा। जैसे ही औरत कुंडी खटखटाने के लिए बढ़ी, मर्द तेज तेज कदमों से चलता हुआ वहां से रफू चक्कर हो गया। दरवाजा खुला तो एक बड़ी उम्र की औरत सामने थी। बड़ी उम्र की औरत एक अजनबी औरत को देखकर ठिठक गई, लेकिन जैसे ही बाहर से आने वाली औरत ने चेहरे से नकाब हटाई, खातून खाना उससे लिपट गई और उसे घर में बुलाकर दरवाजा बंद कर दिया। ये नायला नामी लड़की थी जो कोहाट से कराची आ गई थी, और जिस घर में वो दाखिल हुई थी वो उसकी फुप्पी का घर था, जहां उसका मामू भी रहता था। शब्बीर ने देखा कि नायला की फुप्पी काफी देर तक अपनी भांजी से लिपटकर रोती रही। फिर लड़की ने बुर्का उतार दिया। लड़की के चेहरे पर खौफ और परेशानी थी। फुप्पी भांजी को एक दूसरे कमरे में ले गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी भांजी इतनी दूर से अकेली कैसे आ गई। फुप्पी के दिमाग में सवालात बुलबुलाने लगे। बच्ची तुम अकेली आई हो, शौहर कहाँ है तुम्हारा? सब खैर तो है ना? हाँ हाँ पुप्पो, मैं सब बताती हूँ। ये बताए पुप्पा कहाँ है? वो तो काम पे गया है। तुम लड़ झगड़ के तो नहीं आई हो ना? तो मैं अब उनके साथ नहीं रहती। मैंने उनको छोड़ दिया। को छोड़ दिया? क्यों? कैसे? मैंने तो आपसे उसी दिन कहा था, जिस दिन आपने रिश्ता तय किया था, रिश्ता ठीक नहीं है। याद है ना आपको? तो उसमें क्या बुराई है? वो मुझे अपनी बीवी नहीं समझता था, अपनी गुलाम समझता था। वो बदचलनी का इल्जाम लगाकर मारता था मुझे। तो तुम घर में किसी को बता कर आई हो ना? मेरे लिए उनके घर वाले मर गए। मैं तो खुद 3 साल से दरवाजा भटक रही हूँ। 3 साल से? क्यों? क्या कह रही हो तुम? वो पागल हो जाओगे, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रही तुम्हारी बात। मैंने दूसरी शादी कर ली है। क्या? दूसरी शादी? तुम्हारे शौहर ने तुमको तलाक दे दिया? मुझे नहीं पता। मैंने तो उनको उसी रात छोड़ने का फैसला कर लिया था जिस रात उन्होंने मुझ पर बदचलनी का इल्जाम लगाकर हाथ उठाया था। मैं माफिया मांगती रह गई उनसे। मैंने बहुत रोका, लेकिन वो नहीं माने। बुरी तरह मारा पीटा मुझे, और फिर मैं जान बचाकर भाग गई वहां से। बताओ तुम्हारा निजाम से क्या ताल्लुक है? अब तक तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन अब ताल्लुक बनाकर दिखाऊंगी। क्या कर लोगे तुम? जान से मार दूंगा तुझे। तुम क्या मुझे जान से मारोगे? शादी को 5 साल हो गए। जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने मेरी। चली जाऊंगी मैं यहाँ से। बेशरम औरत, जाकर दिखा। हाँ, जाऊंगी। रोक सकते हो तो रोक लो। नायला और उसका शौहर आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। फिर नायला का शौहर अपनी बीवी को कमरे में बंद करके बाहर चला गया और नायला पागलों की तरह चीखती रही।
शब्बीर ने देखा कि नायला की फूफी पर सकते का आलम था। वो बेहोश होकर गिर पड़ी। पुप्पो 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 उठे। पुप्पो क्या हो गया आपको? पुप्पो पुप्पो प्लीज आंखें खोले पुप्पो। नायला शादी के 5 बरस के बाद अपने एक रिश्तेदार निजाम के साथ भाग गई थी और मुबैना तौर पर दोनों ने खुफिया शादी करके गुमनामी की जिंदगी गुजारना शुरू कर दी थी। वो 3 बरस तक कराची में खामोशी से जिंदगी गुजार रहे थे और जब नायला को पता चला कि उसके साबिक शौहर ने उसके ठिकाने का पता चला लिया है तो वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी फूफी के घर पहुंच गई, जहां फूफी ने मामले की नज़ाकत को समझते हुए भांजी और उसके दूसरे मुबैना शौहर को पनाह दे दी थी और मामू ने भी खामोशी इख्तियार कर रखी थी। लेकिन एक दिन नायला के साबिक शौहर का नायला के मामू से बाजार में आमना सामना हो गया। शब्बीर ने देखा कि नायला का मामू बाजार में मजदूरी कर रहा था कि नायला के साबिक शौहर ने उसे बड़ी हकारत से ललकारा। मामू, मैंने तुझ जैसा बेगरत इंसान नहीं देखा। कहाँ है मेरी बीवी? कौन सी बीवी? तू तो उसे तलाक दे चुका है। ये झूठ है। वो तेरे किसी रिश्तेदार के साथ भागी है और तूने उसको पनाह दे रखी है। देख बेगैरत इंसान, तू मेरी भांजी पर इल्जाम लगा रहा है और मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इल्जाम नहीं, ये सच है। और अगर तुझे यकीन नहीं ना तो पूछ अपने खानदान वालों से। अगर ये बात गलत हुई तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। नायला का साबिक शौहर मामू को तैश दिलाकर गुस्से में भिनभिनाता हुआ वहां से चला गया और मामू काम काज छोड़कर अपने रिश्तेदारों को फोन करने लगा। हाजिर खाना। हाँ? क्या? इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। सूरत हाल खासी गंभीर हो चुकी थी। नायला के मामू ने नायला के भाई और दीगर रिश्तेदारों को जमा कर लिया था ताकि इस मसले का कोई हल निकाल लिया जाए। शब्बीर ने देखा कि नायला का मामू अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ, जिनमें एक औरत भी शामिल थी, शाह लतीफ टाउन के घर में बैठा उनसे मशवरे कर रहा था। ये एक किस्म का जिरगा था जिसकी सरबराही नायला का मामू ही कर रहा था। इस जिरगे में नायला का साबिक शौहर और उसका भाई भी मौजूद था। शब्बीर ने देखा कि जिरगे में मौजूद हर शख्स एक दूसरे की बात काट रहा था। बहस व मुबाहिसा चल रहा था। सबसे ज्यादा नायला का साबिक शौहर बोल रहा था। वो बार बार गुस्से में खड़ा हो जाता और हाथ हिला हिलाकर अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहा था। नायला के साबिक शौहर की तंज़ामेज़ बातों का सबसे ज्यादा असर नायला के भाई पर हो रहा था और वो उससे आंख नहीं मिला पा रहा था। फिर शब्बीर ने देखा कि नायला के मामू का सब्र जवाब दे गया और उसने जोरदार डांट पिलाकर सबको चुप करा दिया। और यार क्या बात है, तुम्हारा दिमाग खराब? बैठ जाओ, तुम बैठो तुम। बात सुनो। खामोश। बस सारी बकवास बंद करो। अगर तुम लोग मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। और अगर अपनी मनमानी करनी, मेरा कोई फैसला नहीं मानना है तो दफा हो जाओ यहाँ से, जान में जाओ। फिर शब्बीर ने देखा कि नायला का शौहर तंज करता हुआ वहाँ से उठने लगा। ठीक है, मुझे क्या पता था मैंने बेगरत खानदान में शादी किया। अरशद खड़े हो, अब ये फैसला हम खुद अपने घर में करेंगे। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। नायला का शौहर और नायला का भाई बाहर चले गए। मामू एकदम किसी सोच में पड़ गया और फिर अपने भांजे यानी नायला के भाई से मुखातिब हो गया। क्या करें सईद? मामू, मुझे नहीं पता। तुम्हारी बहन ने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। हमारे खानदान में कभी किसी लड़की ने ऐसा नहीं किया। अब इसका एक ही हल है और इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। हमें वो कदम उठाना है जो हमारी इज्जत बचाए, बस। नायला का भाई समझ गया था कि उसका मामू क्या फैसला सुनाने वाला था। वो फैसले के खौफ से थर-थर कांपने लगा। नहीं मामू, मैं ऐसे नहीं कर सकता। ये तुम्हें करना होगा। अपने सीने पर पत्थर रखना होगा। इज्जत से बढ़कर मेरे कहना कुछ नहीं है। बस जो मैंने कह दिया वो होगा। मामू ने जिरगा बुलाकर जो फैसला किया वो इंतहाई खौफनाक और वहशियाना था। इस जिरगे के बाद शब्बीर ने देखा कि आधी रात को एक सुजुकी बनारस कॉलोनी में दाखिल हुई। एक औरत समेत 6 अफराद, जिसमें नायला का भाई, उसका साबिक शौहर और साबिक देवर भी शामिल थे, सुजुकी से उतरकर घर में दाखिल हो गए। दरवाजा नायला के मामू ने ही खोला था।
फिर शब्बीर ने देखा कि नायला दूसरे कमरे में इंतहाई खौफ के आलम में अपनी फुप्पी से लिपटी हुई थी। वहाँ बाहर से आने वाली औरत और नायला का भाई दाखिल हो गए। वो नायला को जबरदस्ती घर से ले जाने लगे। फुप्पी हाथ जोड़ जोड़ कर मिन्नतें करती रही, लेकिन नायला को उसके घर से जबरदस्ती ले जाया गया। जिरगे के फैसले के मुताबिक नायला को शाह लतीफ टाउन में एक रिश्तेदार के घर ले जाया गया था और फिर फोन करके उसके मुबैना दूसरे शौहर को भी बुलवा लिया गया था। और फिर जिरगे के फैसले के मुताबिक दोनों का गला दबाकर ना सिर्फ कत्ल किया गया था, बल्कि दूसरे दिन खामोशी से तदफीन भी कर दी गई थी। पुलिस को खबर हुई तो वो कुछ मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। नायला और उसके मुबैना दूसरे शौहर को कैसे कत्ल किया गया, या पुलिस की तहवील में मौजूद मुल्जिमान की ज़बानी खुद ही सुन लीजिए। दो मियाँ बीवी, जिनमें एक जो शौहर जो था उसका नाम असमत था और उसकी बीवी का नाम जो है इरफाना। तो एक इन्फॉर्मेशन हमें मिली कि इन दोनों मियाँ बीवी को, जो कि बनारस में रहाइश पजीर थे, और उनको यहाँ पर ला के एक जिरगा करके, और जिरगा करने के बाद उन दोनों को जो है वो उनको कत्ल कर दिया गया। बुजुर्गों ने बोला पहले फैसला करते हैं, चलो सही फैसला कर लो। बोलते नहीं फैसला नहीं हो रहा, आगे से हमारे बुजुर्ग बोल रहे हैं फैसला नहीं मानते हम लोग। बोलते दोनों को ख़त्म कर दो। फिर दोनों को ख़त्म कर दिया। कैसे ख़त्म किया? पहली बहन को ले गया अपने घर पे, वो दो औरतें, एक अर्शद था, एक निज़ाम था, एक मैं था, तो दोनों ले गए अपनी बहन को थोड़ा मुर्दार किया उधर ही घर पे। फिर वापसी आए, वो लड़के को ले गए बाहर, उसको फिर मुर्दार किया। मेरा मतलब एक बांजी था और दूसरा मेरा मामू का लड़का था। तो मतलब जब उसका हालत मैंने देखा, मतलब मैं बाहर निकल गया, अपना घर मैंने खाली कर दिया, मैं गया बलोच कॉलोनी। बाद में जब मैं आया हूँ तो लड़की और लड़का उन लोगों ने मारा मतलब एक मतलब सईद नवाज है, एक निज़ाम है, एक शिद रहमान। नाम निहाद मुबैना गैरत के नाम पर सफ़ाकाना कत्ल के इस वाक़े ने शब्बीर को हिला कर रख दिया। शब्बीर का कहना है कि गैरत के नाम पर कत्ल के खिलाफ कानून साजी हो चुकी है, लेकिन ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। जरा कत्ल की जाने वाली नायला के भाई के ये जुमले सुन लीजिए, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि नाम निहाद गैरत के नाम पर कत्ल के वाक़यात न सिर्फ आम है, बल्कि शायद कबायली निज़ाम ज़िंदगी के मामूलात में भी शामिल हैं। पहले भी हम लोग गैरत के लिए मारते हैं, पहले भी मारे गए। पहले गांव में हम लोग जितने ना, जितना बदनामी हुआ उसने मार दिया। कितने लोगों को मारे? वैसे तो बहुत अरसे हुए ऐसे, जो तकरीबन 6-7 अरसे हुए। पुलिस ने 4 दीवारी के अंदर होने वाले इस खामोश भयानक जुर्म का पता लगाकर यकीनन काबिल तहसीन काम किया है। शब्बीर को उम्मीद है कि कानून दोहरे कत्ल के इस अलमनाक वाक़े में मुलव्विस किसी भी मुजरिम के साथ कोई रियायत नहीं करेगा और अदालत मुजरिमों को इबरतनाक सजा जरूर देगी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने गुजरावाला और कराची में धोखाधड़ी और फ्रॉड के इंतहाई दिलचस्प वाकयात देखे हैं, जिनके बारे में पुलिस भी हैरान थी। शब्बीर ने एक दिन देखा कि एक पुलिस एहलकार एक नौजवान को, जिसने अपनी चप्पल अपने हाथों में उठाई हुई थी, पकड़कर थाने के अंदर ले जा रहा था। नौजवान के हाथों में हथकड़ी पड़ी हुई थी और पुलिस अफसर परेशान था कि इस नौजवान का करे तो क्या करे। नौजवान पर कोई कत्ल, चोरी या डकैती का इल्जाम भी नहीं था, बल्कि ये नौजवान इंतहाई दिलचस्प अंदाज में नादरा के दफ्तर से गिरफ्तार किया गया था। शब्बीर को पता चला कि नौजवान अपना शनाख्ती कार्ड बनवाने नादरा के दफ्तर गया था कि पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस थाने में नौजवान से पूछगछ कर रही थी कि शब्बीर ने देखा कि नौजवान के हाथों में चप्पल के अलावा एक काले रंग की चादर नुमा चीज भी थी, जो पुलिस ने नौजवान से बरामद की थी। शब्बीर ने नोट किया कि नौजवान के चेहरे पर बहुत ज्यादा परेशानी के आसार नहीं थे, अलबत्ता वो उलझा नजर आ रहा था कि किस मुसीबत में फंस गया। पुलिस के रवैये से भी लग रहा था कि नौजवान ने कोई भयानक जुर्म नहीं किया था, मगर जुर्म किया जरूर था, और ये जुर्म था शनाख्त छुपाने का जुर्म। पकड़े गए नौजवान से जब शब्बीर ने उसकी गिरफ्तारी की वजह पूछी तो उसने सारी कहानी सुना दी। जैसे जैसे पुलिस को मामले का पता चलता जा रहा था, उनके चेहरों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर रही थी और पुलिस सोच रही थी कि शायद इस नौजवान का जहनी तवाजुन दुरुस्त ना हो, मगर ऐसा नहीं था। नौजवान का जहनी तवाजुन भी ठीक था
और वो कोई आदी मुजरिम भी नहीं था, बल्कि एक उलझन ने उसे 2 नंबर के काम पर उकसाया था। और ये 2 नंबर काम ये था कि नौजवान को एक नंबर शनाख्ती कार्ड बनवाना था, जाली नहीं बल्कि असली। और जनाब नौजवान असली शनाख्ती कार्ड के लिए कर बैठा जाली हरकत, यानी जालसाजी। कई दिन से नादिरा के चक्कर लगा लगा कर जब ये नौजवान लंबी कतारों से उकता गया तो उसके दिमाग में आई फिर एक तरकीब, और उसने इस तरकीब पर कर डाला अमल दरामद। नौजवान ने एक दिन चुराया अपनी अम्मा का बुर्का और औरत का रूप धार कर औरतों की लाइन में लग गया कि शायद इस तरह उसका जल्दी नंबर आ जाए। जल्दी नंबर क्या आना था, औरतों की सफों में एक लहीम शहीम लंबी चौड़ी औरत को देखकर न सिर्फ औरतें बल्कि वहां मौजूद मर्द भी परेशान हो गए। शक की बुनियाद पर उसे पुलिस के हवाले किया गया। तब इस नौजवान ने औरत का भेष बदलने की न सिर्फ कहानी सुना दी, बल्कि वो कुछ शर्मिंदा शर्मिंदा सा भी नजर आ रहा था। शनाख्ती कार्ड का टोकन नहीं था मिल रहा, इसलिए मैं 3-4 दफा गया हूँ, तो लंबी लंबी लाइनें देखकर मैंने ऐसे किया। पुलिस ने भी वही बात बताई जो उस मुल्जिम ने बताई थी। पुलिस ने ये तो कहा कि मुल्जिम के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन पुलिस का रवैया नौजवान से हमदर्दाना ही लग रहा था। ये अभी इंशाल्लाह इसके खिलाफ कार्रवाई तो हम करेंगे जो रूटीन की बनती है। जब रूटीन की चेकिंग की है और लोगों को शक हुआ है, लोगों ने हमें बताया तो जाके हमने चेक किया है, तो ये इसने कहा है कि जी मुझे काफ़ी दिनों से टोकन नहीं मिल रहा था, तो मुझे मजबूरी में मैंने ये बेस बदला है। और बाकी में है जो वाक़या है वो आपको पता ही है कि लोग मजबूरी में भी ऐसा कर जाते हैं, और ये कह रहा है कि मजबूरी में इसने किया। गुजरावाला के नौजवान कलीम ने जो जालसाजी की सो की, लेकिन पुलिस ने कराची में 2 ऐसे नौसरबाजों को धर लिया जो आंखों में धूल झोंकने के माहिर थे। ये हैं वो 2 अफराद जिन पर नौसरबाजी का इल्जाम है। शहर में नौसरबाजी के बढ़ते हुए वाकयात पर पुलिस की निगाहें थी कि एक दिन 2 रुकनी गिरोह पकड़ा गया। बताया जाता है कि ये गिरोह अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी भी रवानी से बोलता है। लोगों को उनकी रकम से महरूम करने का माहिर है। तरीक़ाकार कुछ इस किस्म का है कि राह चलते आदमी को गैर मुल्की करेंसी दिखाकर करेंसी लूट ली जाती है। नौसरबाजों के 2 रुकनी गिरोह को पकड़कर जब थाने लाया गया तो ये बहुत ज्यादा परेशान नहीं थे, बड़े मुतमईन से नजर आ रहे थे, गोया कोई बड़े फनकार हों और पुलिस उनका फन देखने के लिए उन्हें थाने ले आई हो। इन दोनों नौसरबाजों का कमाल ये है कि आप इन्हें नोट गिन कर दें और जब आप ये नोट उनसे वापस लें तो इन नोटों की गिनती पूरी नहीं होगी, यानी 1 या 2 नोट गायब हो जाएंगे। मजाल है कि आप इनकी चालाकी और फुर्ती को पकड़ सकें। थानेदार साहब को जब नौसरबाजों की सलाहियत का इल्म हुआ तो फिर थाने ही में एक सर्कस शो लग गया कि जरा आजमाएं तो कि क्या ये वाकई पहुंचे हुए फनकार हैं या सिर्फ बातें ही बातें हैं। फिर क्या था, नौसरबाजों को गिनकर नोट थमा दिए गए और जब नौसरबाजों से नोट वापस लिए गए तो वाकई 1 नोट गायब था। नौसरबाजों को अपने काम में इतनी महारत थी कि आंख और अकल दोनों धोखा खा जाएं। नौसरबाजों की फनकारी चेक की जा रही थी और थानेदार साहब को भी मजे आ रहे थे। नौसरबाज जूतों समेत देखने वालों की आंखों में घुस चुके थे। गिनती हुई तो नोट कम हो जाता और ये नोट चला जाता नौसरबाज की जेब में, और वो भी बगैर किसी शको शुबे के। ये है वो मनाज़िर। जैसे जैसे नौसरबाज अपने फन का मुजाहरा करते जा रहे थे, थानेदार साहब की दिलचस्पी भी बढ़ती जा रही थी
फिर उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई भी नौसरबाजों के हाथ पर रख दी। नौसरबाज कब बाज आने वाले थे, थानेदार साहब को भी गच्चा दे गए, नोट गायब कर लिया, मगर शराफत से वापस भी कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 नोट, ठीक है। निये वाला दे दो, निये वाला। Excuse me, sorry to take this one. ये बताओ, ये निये वाला चाहिए। शब्बीर ने जब नौसरबाजों से इस जालसाजी और धोखादही की वजूहात पूछी तो शब्बीर को बताया गया कि वो काफी अरसे से ये काम कर रहे हैं, सिर्फ एक बार पकड़े गए थे और वो नौसरबाजी के जरिए अपना रोजगार कमाते थे। बाहर मुल्क में करते, बाहर मुल्क इंग्लिश, स्पेन में, इटली में, इधर में। तो वहाँ भी पकड़े नहीं गए? ये काम करे कोई 10-12 साल से कर रहे हैं, बस अपना खर्चा चला रहे सर। कभी पकड़े गए? जी सर, एक दफा पकड़ा गया था। कहाँ पे? इधर ही। फिर छुट गए? जमानतों पे आ गए सर। ये गैर मुल्की है, ये यहाँ कराची में ये जो लोग होते हैं बैंक में होते हैं, ये चले जाते हैं, ये जो सादा लोग कहते हैं ये नोट दिखाओ, हम पाकिस्तानी करेंसी देखना चाहते हैं, ये पाकिस्तानी करेंसी कैसी है उसको बड़ी गौर से देखते हैं, फिर कहते हैं ये नोट दिखाओ, वो दिखाओ, ये नोटों को हाथ में से ये गायब कर देते हैं। तो और ये यहाँ नहीं, ये इंटरनेशनल ग्रुप है। इन नौसरबाजों को पुलिस ने बाकायदा गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब उनकी किस्मत का फैसला अदालत ही करेगी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा।